कुछ नाम ऐसे हैं जिनको टिकट मिलने के बाद थोड़ा मुकाबला बढ़ेगा। आम तो पहले से हुआ है, लेकिन फिर भी समस्या का एक साथ समाधान संभव नहीं है। अभी भी कई समस्याएं हैं जो इस विधानसभा में हैं। सबसे बड़ा समस्या है यहाँ एक सोनबरसा विधानसभा में उसे कॉलेज हैं, फिर भी शिक्षा में काफी कमी है। क्या लगता है इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होने जा रहा है बिहार लेवल पर? मोदी जी भी 2 करोड़ प्रति साल की घोषणा किए थे, कहाँ तक कर पाए, लेकिन लोगों को बहलाने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। चुनाव का समय। आप क्या मानते हैं, विकसित सहरसा, विकसित सोनबरसा और विकसित बिहार का मूल थीम क्या इस बार होना है? देखिए, किसी भी समाज, राज्य और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि जो है वो शिक्षा है। अगर सभी लोगों को शिक्षित कर दिया जाए तो वह स्वतः अपने आप से रोजगार से भी खुद को जोड़ लेगा। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। बिहार में आर पार की लड़ाई का ऐलान हो चुका है। 6 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होना है और जिन जगहों पर, जिन सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा वहां तक हम पहुंचने लगे हैं। जनता से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हर चौक चौपाल और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा जाना लगातार जारी है। इस वक्त बिहार के एक ऐसे मजबूत सीट पर हम हैं जहां से बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सादा नेतृत्व करते हैं। सोनबरसा विधानसभा की बात हो रही है, सहरसा में ये क्षेत्र पड़ता है। रत्नेश सादा जी के समर्थक, एनडीए के नेता और आप ये कह सकते हैं स्थानीय समाज सेवी धीरेन्द्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र यादव जी से सीधे तौर पर जानेंगे जिस तरह से आर पार की लड़ाई का मूड पूरे बिहार में दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला चाहे कोई भी नया दल आए, महागठबंधन और एनडीए में होने जा रहा है। सबसे पहले तो नेताजी सरकार किसकी बन रही है बिहार में, चूंकि अब तारीखों का ऐलान हो गया है, 14 तारीख को परिणाम आएगा, तो आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है बिहार में? सर्वप्रथम तो आपके चैनल और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस बातचीत के लिए मेरे यहाँ आए। चलिए, बहुत बहुत। और आपके सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार, प्रणाम। अभी खास करके सोनबरसा विधानसभा का जो स्थिति है, इस बारे में हम कहना चाहेंगे जो लगभग एनडीए का कैंडिडेट तो लगभग मेरे ख्याल से तय है। माननीय मंत्री रत्नेश सादा ही यहाँ से उम्मीदवार होंगे, लेकिन महागठबंधन का प्रत्याशी अभी क्लियर नहीं हुआ है। कई संभावित नाम है जिनके बारे में आपको पता होगा। कुछ नाम ऐसे हैं जो जिनको टिकट मिलने के बाद थोड़ा मुकाबला बढ़ेगा, जिसमें एक सरिता पासवान जी भी है, शंभू सादा जी हैं। अगर इस 2 कैंडिडेट को टिकट मिल जाता है महागठबंधन से तो निश्चित रूप से मुकाबला तब थोड़ा माहौल बन सकता है, कांटे का होगा। फिर भी जो माननीय मंत्री जी हैं फिर भी यहाँ भारी हैं, इसमें ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये सीट ही जो है वो जेडीयू बीजेपी गठबंधन का एक मजबूत रहा है। और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 3 बार से लगातार जो रत्नेश सादा है वो इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं जब से ये सीट आरक्षित हुआ है। और यही वजह है कि नीतीश जी के बेहद करीबी भी रत्नेश जी को माना जाता है। अब देखिए, उनको मद्य निषेध मंत्री बनाया गया। क्षेत्र में काम भी हुए, बहुत सारे काम। अभी ये कह सकते हैं कि संपूर्ण विकास तो सोनबरसा का नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे काम हुए हैं। आप लोग क्या मानते हैं, जिस तरह से आप चूंकि साथ रहते हैं, मंत्री जी के कामकाज को भी आप लोगों ने देखा है, उनके विकास को भी देखते हैं, कमी खामी भी आप लोग देख रहे हैं। सोनबरसा एक विकसित मॉडल पर और सोनबरसा को एक विकसित विधानसभा, मॉडल विधानसभा बनाने के लिए क्या कुछ प्राइमरी एजेंडे पर चलने की आवश्यकता है? चाहे कोई भी जीते, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर धीरेन्द्र जी क्या संदेश देंगे? रत्नेश सादा जी भी अगर इसे सुने, हो सकता है महागठबंधन के प्रत्याशी भी इसको सुने, तो क्षेत्रीय क्या मुद्दा है यहाँ पर? आम तो पहले से हुआ है, लेकिन फिर भी समस्या का एक साथ समाधान संभव नहीं है। अभी भी कई समस्याएं हैं जो इस विधानसभा में हैं। बहुत ऐसे सड़क पुल पुलिया का निर्माण अभी भी बाकी है।
पतरघट हो, बनवा इटहरी हो, सोनवर्षा का भी कुछ इलाका है। और इस चलते भी माननीय मंत्री जी का कुछ लोग एनडीए समर्थक ही कहीं न कहीं विरोध भी कर देते हैं। समस्या है यहाँ मुख्य रूप से जल जमाव का भी समस्या है, बेरोजगारी तो है ही है, उसको तो कोई तो संभव नहीं है किसी से तुरंत समाधान कर देना। इस इलाके में बाढ़ की भी समस्या है, जहाँ फसलें दह जाती है। अभी हाल फिलहाल में धान की फसल को जी बहुत क्षति हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ा समस्या है यहाँ एक सोनवर्षा विधानसभा में उसे कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज भी है सोनवर्षा में, और उसके बाद आजकल तो +2 लगभग हर पंचायत में हो गया है। फिर भी शिक्षा में काफी कमी है, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं वहाँ तक शिक्षा की सही पहुँच अभी तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब जिस कारण से भी हो आज भी दलित महादलित कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हैं, अत्यंत पिछड़े के बाल बच्चे जिनमें उनके गार्जियन में भी उतनी रुचि नहीं है, यह भी एक कारण है। इसलिए इस मामले में काम करने की जरूरत है। और भी जो विकास का मुद्दा है, सड़क पुल पुलिया, रोजगार से जुड़ा हुआ, इस सब पर भी मंत्री जी को या अन्य किसी जो जीत के आएंगे उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, और ये रायशुमारी अति आवश्यक है, चाहे कोई विधायक हो या मंत्री हो, या आप कह सकते हैं कि कोई प्रत्याशी ही क्यों ना हो, इन मुद्दों को अगर नहीं देखेगा तो धरातल के मुद्दे से कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाएगा। काम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे विकास के कार्य जो है वो सोनवर्षा में हुए हैं, और जो मंत्री रत्नेश सादा की छवि है, कुल मिलाकर जो सरल व्यवहार उनका दिखता है, उससे जनता कहीं ना कहीं उनके प्रति एक उदास, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि खुशहाल रवैया रखती है, और यही वजह है कि वो लगातार जीतते आते हैं। अच्छा, इन सब के बावजूद अभी देखिए महागठबंधन लगातार ऐलान करता है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भैया अगर हमारी सरकार आ गई तो कोई घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहां पर हम सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। तो इन एजेंडों के बावजूद जहां आप लोग 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में लगातार भेज रहे हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होने जा रहा है बिहार लेवल पर, और क्या ये संभव है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे दी जाए? वास्तविक में ये संभव तो दिखता नहीं, इसलिए कि 14 करोड़ लगभग बिहार की आबादी है। अगर 5 आदमी का एक परिवार भी माना जाए तो लगभग 3 करोड़ लोगों को सेवा मिलाना होगा, और कहाँ से ला पाएंगे। खैर वो अपनी अपनी बात है। मोदी जी भी 2 करोड़ प्रति साल की घोषणा किए थे, कहाँ तक कर पाए आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन लोगों को बहलाने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। चुनाव का समय, चुनाव है तो चुनाव में तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं, एक शब्द आया था कि भाई जुमलेबाजी करनी होती है, तो ये नेताओं की जुमलेबाजी भी है। और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जब उसकी पूर्ति कर दी जाएगी तब ये वर्ड हम लोग वापस भी ले सकते हैं कि भाई आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम आप कोई भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग तो गांव में रहते हैं और जहां हम लोग बैठे हैं पूरा ग्रामीण परिवेश है, सोनवर्षा भी कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र ही है, जहां इस बार क्या सोच के क्या लोग डिसाइड करें कि किस चीज को लेकर मतदान दे, विकास के मुद्दे पर जो जनता अपना मुद्दा बनाए, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है वो लोग वोटिंग करें? सोनवर्षा विधानसभा में प्रॉपर सोनवर्षा की हम बात कर रहे हैं। सोनवर्षा के लोगों का एक पुराना मांग है कि सोनवर्षा को अनुमंडल बनाया जाए जी, और उस दिशा में मंत्री जी पहल भी कर चुके हैं। एक सीढ़ी आगे जरूर बढ़े हैं, वो निबंधन कार्यालय लाकर। बिल्कुल। अब महुआ को एक प्रखंड अगर बना दिया जाए तो सोनवर्षा, पतरघट और महुआ प्रखंड को मिला के यहाँ अनुमंडल बनाया जा सकता है। यह पुराना मांग है यहाँ के लोगों का। दूसरा है, जो इस क्षेत्र में मंत्री जी हैं तो उनके सहयोग से जो बचे खुचे काम है गांव स्तर पर विकास के, सड़क पुल पुलिया, अभी भी कुछ इलाके हैं जो इस विधानसभा में जहां न सड़क है न पुल है, लोगों को नाव पार करके जाना पड़ रहा है। अभी भी कुछ इलाके हैं इस तरह के।
और शायद मुझे लगता है जो सरकार की नज़र वहाँ तक नहीं जाए। एक फोटो आपने देखी होगी, आनंद मोहन सिंह जी के साथ मंत्री रत्नेश सादा जी है, और जी किस्नैया मामले में आनंद मोहन सिंह जी को सजा भी मिली। लोग कह रहे हैं कि भाई एक दलित अधिकारी के साथ अत्याचार हुआ और उसके साथ मुस्कुराते हुए आप फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये दलितों का अपमान है। क्या लगता है आपको, दलितों का अपमान है? क्या ये राजनीति में कोई नया मोड़ ला सकती है? धीरेन्द्र जी क्या मानते हैं? आप तो काफी करीबी हैं मंत्री जी के, क्यों आखिर वो फोटो जो सार्वजनिक की गई है उसका मुख्य उद्देश्य क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, दलितों का अपमान कुछ नहीं है इस तरह से। अगर ऐसा है तब तो पूरे बिहार में लोग मिलते जुलते रहते हैं नेताओं से। हाँ, मंत्री जी निश्चित रूप से कुछ अपने बेनिफिट के लिए आनंद मोहन जी के साथ फोटो शेयर की है। जैसे आपको पता होगा, जो सच है, यहाँ के कुछ राजपूत समाज में, आपने वो फोटो देखी, यहाँ के कुछ राजपूत समाज में मंत्री जी के प्रति आक्रोश है और था। उस आक्रोश को कम करने के लिए, मेरा जैसा अपना समझ है, उस आक्रोश को कम करने के लिए ही इस तरह का प्रयास किया गया है। राजनीति में तो ये सब चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी लोग जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, बेनिफिट जहाँ जिनको जो दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से यही। अच्छा, एक बात और होती है MOI समीकरण की। कुछ लोग कहते हैं भैया ये जो समीकरण है वो आरजेडी के प्रॉपर साथ रहता है, महागठबंधन के प्रॉपर साथ रहता है। धीरेन्द्र यादव जी इस बार कहाँ मतदान करने वाले हैं? धीरेन्द्र यादव जी क्या मंत्री जी के साथ, एनडीए के साथ रहते हैं, तो आपका मत जाता किधर है और इस बार कहाँ जाएगा? थोड़ा अपना अगर समीकरण। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ऐसा कुछ नहीं है MY समीकरण सब आरजेडी के साथ है। खास करके इस इलाके में जो सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका है, मिथिलांचल के बारे में खास करके हम बता रहे हैं। वाई का भी 30% वोट टूट के जाता है एनडीए में जी। M का भी कुछ जाता है, वो कम जाता है, ये सच है। लेकिन वाई का जाता है, वाई का तो जाता ही 30% मिनिमम जाता है। M का कम 10% मान के चलिए। ये M को बीजेपी से परहेज है, बाकी पार्टी से कोई परहेज नहीं। जो मुस्लिम मतदाता हैं, ठीक है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जदयू है या अन्य कोई दल हो, आरजेडी में 80% के आसपास उनका वोट जाता ही है। लेकिन बीजेपी में भूल चूक से ही जाता है, लेकिन जदयू को जाता है 20%, 25% तक वोट आज तक बिहार में हम लोगों ने देखा है वो जाता है। भले इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है। एक और सवाल मेरा है, कुछ नेता हैं आपके क्षेत्र के और वो दावा करते हैं कि भैया आप इनको टिकट दीजिए ना, महागठबंधन के लोगों को कह रहे हैं तो आपको सीट जिता कर देने का काम करेंगे। शायद सुने होंगे, उड़ती उड़ती खबर आपके पास भी आई होगी। ऐसे नेता जिनका इस क्षेत्र से कहीं कोई लगाव रहा ना हो और वो रिकमेंडेशन देने की बात करते हैं, आपको लगता है किसी बाहरी नेता का सोनबरसा में दाल गलने वाला है, चलने वाला है? कुछ ऐसा कम ही लगता है, इसलिए कि रत्नेश सादा जी भी बाहरी आदमी हैं। ये अलग बात है, अब तो इनकी यहाँ पहचान बन गई है, काम किए। तो बाहरी लोगों को यहाँ टिकट मिल जाए और उनको वोट भी मिल जाए, संभव नहीं लगता है। किसी के कहने पर मिल जाए, किसी के कहने पर। और एक जो खास ये पहले से ट्रेंड चला आ रहा है, जो कुछ लोगों को नेता लोग टिकट लेने के लिए हुजूम लेके विभिन्न पार्टी अपने अपने दल के कार्यालय में पहुंच जाते हैं, वहाँ हल्ला करवाते हैं जिनको टिकट दीजिए, वो दूसरे को दीजिएगा तो हार जाएगा। तो ये तो बिहार का प्रचलन पहले से रहा, लगभग सभी पार्टी में इस तरह की बात होती रहती है। विकसित बिहार का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए और कुल मिलाकर जो जनता का प्रमुख एजेंडा होना चाहिए, वो क्या लगता है आपको क्या होगा? और सोनबरसा के विकास के लिए प्रमुख एजेंडा और कुल मिलाकर कहते हैं कि जिस तरह से मैंने पहले ही आपसे पूछा कि मॉडल पंचायत विधानसभा बनाने के लिए आपने कहा कि भाई यहाँ अनुमंडल बनना चाहिए, आप जो है महुआ बाजार को प्रखंड घोषित कीजिए। इन सब के अलावा और क्या समीकरण है एक विकसित बिहार की नींव? चूंकि आप भी पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, विधानसभा में लगातार आपका घूमना जारी है, सहरसा जिले में आप लगातार घूमते हैं, बहुत लोग आपके भी संपर्क में हैं। आप क्या मानते हैं, विकसित सहरसा, विकसित सोनबरसा और विकसित बिहार का मूल थीम क्या इस बार होना? देखिए, किसी भी समाज, राज्य और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि जो है वो शिक्षा है। अगर सभी लोगों को शिक्षित कर दिया जाए
तो वह स्वतः अपने आप से रोजगार से भी खुद को जोड़ लेगा, या सरकार का भी प्रयास होना चाहिए कि रोजगार से उनको जोड़ दे। लेकिन जब तक शिक्षा का समुचित विकास नहीं हो पाएगा तो कोई भी समाज, राष्ट्र और राज्य उसको आप नहीं मान सकते हैं कि विकसित हो। बिल्कुल। तो हम लोग धीरेन्द्र यादव जी से बात कर रहे थे और प्रमुख एजेंडे देखा आपने कि शिक्षा पर इन्होंने, भले ही इनके ही दल के नेता यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हो, बिहार सरकार में मंत्री हो, लेकिन सच्चाई बोलने से कोई गुरेज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति भी मंत्री जी को सोचने की आवश्यकता है। हाँ, सड़क पुल पुलिया आपने जरूर बनवाए हैं, सोनबरसा को बदला आपने जरूर है, लेकिन संपूर्ण विकास के लिए अभी और आपका ध्यान आकर्षित होना बाकी है। दलित वंचित वर्ग के लोगों का उत्थान जरूरी है, तभी जाकर सोनबरसा का संपूर्ण विकास हो सकता है। रही बात कि महागठबंधन किसे टिकट दे रही है, ये क्लियरेंस मुझे लगता है कि आज या कल किसी भी वक्त किया जा सकता है और एनडीए रत्नेश सादा जी पर ही भरोसा जताती है। या इस बार क्या कुछ होता है सोनबरसा में, लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन चांस अधिकतर ये है कि 100% सोनबरसा विधानसभा से एक बार पुनः मंत्री रत्नेश सादा पर ही एनडीए भरोसा जताने जा रही है। धीरेन्द्र जी, आपने हमसे बातचीत की और तकरीबन सोनबरसा के हर मुद्दे पर, हर पहलू पर आपने अपनी राय रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।